हेलो फ्रेंड। आज हम लोग इतिहास पढ़ने वाले हैं, हिस्ट्री। वैसे प्रश्नों को पढ़ेंगे जो प्रीवियस ईयर जेई, आरआरबी, जेई, एएलपी, एनटीपीसी में पूछा गया है। और इस बार ग्रुप डी में भी बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट कर गए हैं। तो हम लोग आज इतिहास पढ़ेंगे और हिस्ट्री और प्रश्नों को देखेंगे कि जो इम्पोर्टेंट है, एमटीएस, सीएचएसएल, इस सब के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। ठीक है, बेल आइकन और इसमें सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है? तो इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है? तो उसमें हो जाएगा पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। तो इनमें से आंसर हो जाएगा ताम्र पाषाण काल। पाषाण युग में मनुष्य पत्थर के औजारों का उपयोग करता था। पाषाण मतलब होता ही है पत्थर, और युग मतलब पाषाण युग मतलब काल। तो पाषाण युग में मनुष्य पत्थर के औजारों का उपयोग करता था। पाषाण युग के 3 चरण पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल तथा नव पाषाण काल है। ताम्र पाषाण काल युग नव पाषाण काल युग के बाद आरंभ हुआ है। ठीक है, पाषाण युग के 3 चरण पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल तथा नव पाषाण काल है। ताम्र पाषाण काल युग नव पाषाण काल युग के बाद आरंभ हुआ, जिसमें मनुष्य तांबे के औजारों का उपयोग करने लगा। लगभग 5000 ईसा पूर्व में मनुष्यों ने सर्वप्रथम तांबे धातु का प्रयोग किया था। तो दोस्तों, 5000 पूर्व मनुष्यों ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग करना सीखा था। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा क्वेश्चन। भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब की गई थी? भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब की गई थी? तो ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा 1957 से। भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? तो 1957 से 58 में। भीमबेटका की गुफाएं भारत के मध्य प्रदेश के रायसेना जिले में स्थित है। कहाँ है? भीमबेटका की गुफाएं भारत के मध्य प्रदेश के रायसेना जिले में स्थित है। ये गुफाएं चारों तरफ से विंध्य पर्वतमालाओं से घिरी हुई है। ये गुफाएं चारों तरफ से विंध्य पर्वतमालाओं से घिरी हुई है। यह एक पूरा पाषाणिक गुफा आवास है। यह एक पूरा पाषाणिक गुफा आवास है जिसकी निरंतरता मध्य ऐतिहासिक काल तक रही है। इसकी खोज डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर द्वारा 1957-1958 में की गई थी। वर्ष 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। ये विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया। ये प्रश्न दोस्तों ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब की गई थी? 1957-58 के बीच में खोजा गया था, और उसको खोजने वाले कौन थे? श्रीधर वाकनकर। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन आते हैं हम लोग। भीमबेटका के शिलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका के शिलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मौर्य वंश के दौरान की गई चित्रकारी के चिन्हों की वजह से, मुगलों की मूर्तिकला के चिन्हों की वजह से, प्रारंभिक द्रविड़ काल के चिन्हों की वजह से, भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। तो ये भीमबेटका के शिलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। अब इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में भोपाल के दक्षिण पूर्व में रायसेना जिले में अवस्थित भीमबेटका गुफाओं से मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों के प्रमाण मिले हैं। यद्यपि यहाँ अधिकांश चित्रकारी मध्य पाषाण युग की है, किंतु यहाँ उत्तर पूरा पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, प्रारंभिक, ऐतिहासिक और मध्यकालीन युग भी चित्र मिले हैं। भारत में पाषाण कालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? तो भारत में पाषाण कालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है नालंदा, भीमबेटका, एलिफेंटा, बाघ गुफाएं। तो इसका हो जाएगा भीमबेटका। भीमबेटका भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेना जिले में स्थित एक पूरा पाषाण कालीन आवासीय पुरा स्थल है, जहाँ पर पाषाण कालीन शिला चित्रकारी पाई जाती है। पाषाण कालीन मतलब पत्थरों को काटकर बनाया गया शिला, बहुत अच्छे अच्छे पत्थरों को काट के डिजाइन करके बनाया गया ये गुफा चित्र है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है? प्राक ऐतिहासिक काल, जिसमें से मतलब लिखा हुआ साक्ष्य नहीं मिलता है। ए नंबर, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल होता है। पहले क्या होगा? पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल। अब आगे पढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन। प्रागैतिहासिक काल से तात्पर्य इतिहास के उस युग से है जब मानव ने लिपि अथवा लेखन का विकास नहीं किया था।
जब क्या हुआ था उसमें, प्रागैतिहासिक काल से तात्पर्य इतिहास के उस युग से है जब मानव ने लिपि मतलब कोई भाषा तथा लेखन का विकास नहीं किया गया था, लिखने का कोई भी विकास नहीं हुआ था, और उसका जीवन पत्थरों के इर्द गिर्द सीमित था, मतलब पत्थर से मारना, हंटिंग करना, पत्थर का औजार बनाना, और यही सब उसमें हुआ करता था। इसीलिए इसे पाषाण काल भी कहते हैं, इसको पाषाण काल भी कहते हैं। इस पाषाण काल अथवा प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटकर देखा जा सकता है। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटकर देखा जा सकता है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल अथवा नवपाषाण काल। अब प्राचीनतम भारत का इतिहास, जैसे प्रागैतिहासिक इतिहास हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक इतिहास और ऐतिहासिक काल लक्षण। जैसे प्रागैतिहासिक काल का लक्षण क्या है, लिखित साक्ष्य। प्रागैतिहासिक काल का लक्षण क्या है, इसमें लिखित साक्ष्य मिले हैं, मतलब लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध। पुरातात्विक साक्ष्य मतलब होता है कि पुरातात्विक में पुराने जमाने के पत्थरों को काटकर जो बनाया गया था और पत्थरों के द्वारा जो औजार बनाए गए थे उसके उपकरण मिले हैं। उदाहरण के लिए पाषाण काल। ठीक है, अब पाषाण काल में भी आता है पूरा पाषाण काल, समयावधि इसका था 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। ठीक है, दूसरा था मध्य पाषाण काल, समयावधि था 9,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व, और नवपाषाण काल समयावधि था 7,000 ईसा पूर्व से लेकर के 1,000 ईसा पूर्व तक। अब आद्य ऐतिहासिक काल लक्षण, लिखित साक्ष्य उपलब्ध। इसमें क्या, आद्य ऐतिहासिक काल में इसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, लेकिन लिपि गुण एवं अपठनीय, मतलब यहाँ जो उसमें जो लिखा गया है, उसमें जो लिखावट लिखा गया उसको पढ़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, ऐतिहासिक काल लक्षण, तीसरा था ऐतिहासिक काल लक्षण, पुरातात्विक एवं साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर निर्धारण है। पुरातात्विक मतलब पुराने जो औजार, पुराने जो रहन सहन और भी जो तरीके पाया गया है उसके अनुसार साहित्यिक साक्ष्यों, साहित्य मतलब जो लिखा गया है ग्रंथ वगैरह, उससे जानकारी मिलता है। तो इसके द्वारा हम लोग 3 भागों में बांटा गया था प्राचीन भारत का इतिहास। पहला था प्रागैतिहासिक इतिहास, आद्य ऐतिहासिक इतिहास और ऐतिहासिक इतिहास। हम आगे बढ़ते हैं और अब पढ़ते हैं हम लोग इंडस सिविलाइजेशन, सिंधु सभ्यता। ठीक है, धौलावीरा राज्य में स्थित है। तो धौलावीरा किस राज्य में स्थित है, तो धौलावीरा हो जाएगा गुजरात में स्थित है। धौलावीरा कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित पुरातात्विक स्थल है। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित पुरातात्विक स्थल है। इस स्थल की खोज 1968 में जगपति जोशी द्वारा की गई थी। इस स्थल की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो 1968 में जगपति जोशी के द्वारा की गई थी। यहाँ पाए गए कलाकृतियों में टेराकोटा, क्या पाया गया यहाँ पे, टेराकोटा मिट्टी के बर्तन, मोती, सोने एवं तांबे के गहने पाए गया, जानवरों की मूर्तियाँ, उपकरण, कलश इत्यादि। जुलाई 2021 में यूनेस्को ने धौलावीरा को भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया है। क्या क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बार बार क्वेश्चन ये रिपीट हो रहा है। जुलाई 2021 में यूनेस्को ने धौलावीरा को भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया है। इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाला सिंधु सभ्यता का भारत का यह पहला स्थल है। इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाला सिंधु सभ्यता का भारत का यह पहला स्थल है, और यह यूनेस्को विश्व धरोहर जो सूची होता है उसमें से 40वें स्थान पर भारत का 40वां ये धरोहर है। अब आगे बढ़ते हैं। धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समयावधि से जुड़ी हुई है, तो किस समयावधि से जुड़ी हुई, हम लोग पहले भी देखें, ये सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस सिविलाइजेशन से जुड़ी हुई है। ठीक है, धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समयावधि से जुड़ी हुई है, तो सिंधु घाटी सभ्यता से। 8वां क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल था, क्या था, तो ये आयताकार टैंक था। मोहनजोदड़ो में पाया गया एक विशाल स्नानागार एक विशाल आयताकार टैंक था। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल आयताकार टैंक था। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। इसकी खोज राखाल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। इसकी खोज किसने की थी, तो राखाल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। यहाँ से एक सील में 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। एक सील में 3 मुख वाले देवता, जिसको क्या कहा जाता था, उसमें पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है।
वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला? तो वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला है? तो यह रावी नदी के। हड़प्पा शहर सिंधु सभ्यता का एक शहर है जो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर वर्ष 1920-21 में खुदाई के दौरान मिला था। इसके उत्खननकर्ता दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स थे। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट होता है कि 1920 ईस्वी में 1920 और 21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला है? तो रावी नदी के किनारे। सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है? तो मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला? तो मोहनजोदड़ो। अब मोहनजोदड़ो के बारे में एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ है मृतकों का टीला। यह दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। यह दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है, मतलब सबसे पुराना भी है और सबसे परिपक्व मतलब सबसे अच्छा सुनियोजित, एक तरह से कह सकते हैं शहरीकरण। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है जो सिंधु नदी के दाएं किनारे लरकाना जिले में स्थित। कहाँ पे है? तो सिंधु नदी के दाएं किनारे लरकाना जिले में स्थित है। इसकी खोज राखाल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। ठीक है, मोहनजोदड़ो की इसकी खोज राखाल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? तो मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो ये मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ है मृतकों का टीला होता है। यह सिंध पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1922 में राखाल दास बनर्जी ने की थी। यहाँ की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक थी, मतलब रिपब्लिकन थी। हड़प्पा सभ्यता कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना मतलब चूड़ी वगैरह बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मोहर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था? तो इसमें हो जाएगा चन्हू-दड़ो जो था उसमें हड़प्पा सभ्यता का उसमें मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मोहर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों में शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था। अब मोहनजोदड़ो में से 80 मील दक्षिण में स्थित चन्हू-दड़ो की खोज सर्वप्रथम 1931 में एमजी मजूमदार ने की थी। यहाँ सैंधव संस्कृति के अतिरिक्त प्राग हड़प्पा संस्कृति जिसे झुकर एवं झाकर संस्कृति कहते हैं के अवशेष मिले। यहाँ के निवासी कुशल कारीगर थे। इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि यह मनके, सीप, मोहर तथा मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र था। यह एकमात्र स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली है। सिंधु सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? तो हड़प्पा को सबसे पहले खोजा गया था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हड़प्पा का उत्खनन 1921 में दयाराम साहनी द्वारा कराया गया था। इस प्रकार इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया तथा यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी में फैली हुई थी, इसीलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। 1922 में राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? तो ये हो जाएगा हड़प्पा में। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक धड़ चूना पत्थर से बना हुआ है। वह दाहिने पैर के बल पर खड़ा है और बायां पैर नृत्य की मुद्रा में ऊंचा उठा है। इस मूर्ति को नटराज के आदि के रूप का घोतक माना गया है। इसकी ऊंचाई 7 से 8 इंच है। इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है? तो ये धोलावीरा, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसको 40वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इंडिया का, तो इसको शामिल किया गया धोलावीरा को, जो कि गुजरात में है। हड़प्पा युगीन नगर धोलावीरा को संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने वैश्विक धरोहर की सूची में शामिल कर लिया है। यह गुजरात के रन ऑफ कच्छ में खादिर बेट द्वीप पर स्थित है। यह विश्व धरोहर की सूची में
जगह बनाने वाला गुजरात का चौथा, जबकि भारत का 40वां स्थल है। इसकी खोज 1968 में पुरातत्ववेत्ता जगतपति जोशी ने की थी। तो इनमें से हड़प्पा स्थल गुजरात में है, ये इसकी खोज किसने की थी? जगतपति जोशी ने 1968 में की थी। आज यहीं तक रहेगा दोस्तों, उसके बाद कल से फिर नेक्स्ट वीडियो आएगा।